Mr. T was a retail trader of fans of various kinds. Mr. N came to his shop and asked for an exhaust fan for kitchen. Exhaust fan मांगा है. Mr. T showed him different brands and Mr. M approved of a particular brand. देखिए, Mr. M asked for exhaust fan मतलब कि यहाँ पर Mr. T ने अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया. डिस्क्रिप्शन देना मतलब कि अपनी रिक्वायरमेंट समझा दी. मिस्टर टी ने बोल दिया कि मुझे क्या चाहिए. सॉरी मिस्टर एम ने, सॉरी मिस्टर एम बायर है, मिस्टर टी तो दुकानदार है. तो मिस्टर एम ने अपनी रिक्वायरमेंट अपना डिस्क्रिप्शन बता दिया. मिस्टर टी ने उसको डिफरेंट ब्रांड्स बताई मतलब कि ये सैंपल वाली बात हो गई कि अलग अलग फैंस बताए और उसमें से एक फैन मिस्टर एम ने अप्रूव कर दिया एंड पेड फॉर इट. उसका पैसा भी दे दिया. फैन वाज डिलीवर्ड एट मिस्टर एम्स हाउस. एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द पैकेट ही फाउंड दैट इट वाज अ टेबल फैन. देखो एग्जॉस्ट फैन क्या होता है, जो दीवार में लगता है. ये दीवार है, उस दीवार में एक छोटा सा होल होता है, उसमें फैन लगता है और ये फैन क्या करता है, जो किचन के अंदर की हवा है जिसमें स्मोक और गैस से निकला हुआ सब धुआं वगैरह होता है वो बाहर चला जाता है. एग्जॉस्ट फैन. टेबल फैन तो अपने को पता है वो टेबल के ऊपर पड़ा होता है, वो वाला फैन है. तो मिस्टर एम को एग्जॉस्ट फैन चाहिए था पर मिस्टर टी ने डिलीवरी के समय कौन सा फैन दे दिया, टेबल फैन दे दिया. ही इन्फॉर्म्ड मिस्टर टी अबाउट द डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग फैन. मिस्टर टी रिफ्यूज्ड टू एक्सचेंज द सेम सेइंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फैन एंड पेमेंट ऑफ प्राइस. यानी कि गलत फैन देने के बावजूद भी मिस्टर टी उसको रिप्लेस करने के लिए रेडी नहीं थे. उन्होंने रीजन क्या दिया कि देखो भाई डिलीवरी भी हो गई है, पेमेंट भी हो गया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से अब ये कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं लिया जा सकता. अब मैं सामान वापस नहीं लूंगा और आपको पेमेंट भी वापस नहीं दूंगा, ऐसा मिस्टर टी ने बोला. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्कस वेदर मिस्टर टी इज राइट इन रिफ्यूजिंग टू एक्सचेंज एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. क्या मिस्टर टी राइट है? तो देखो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर सेक्शन 15 कोट करना पड़ेगा, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैंपल भी दिखाया गया था. देखा मिस्टर टी शोड डिफरेंट ब्रांड्स, तो ये हो गया सैंपल वाली बात. और डिस्क्रिप्शन भी दिया गया था. मिस्टर एम ने दुकान में घुस के उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी, यानी कि यहाँ पर सैंपल भी आ गया और डिस्क्रिप्शन भी आ गया. तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा, सेक्शन 15 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. उसमें क्या लिखा है कि अगर सैंपल भी दिखाया गया है और कस्टमर ने अपना डिस्क्रिप्शन भी दिया था तो जो गुड्स है ना वो करस्पॉन्ड करने चाहिए. करस्पॉन्ड मतलब कि मैच करने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए सैंपल से भी और डिस्क्रिप्शन से भी. कहने का मतलब अगर कस्टमर ने बोला है कि उसको एग्जॉस्ट फैन चाहिए तो गुड्स एग्जॉस्ट फैन ही होना चाहिए. दूसरा सैंपल, जो आपने उसको सैंपल दिखाया है, आपने उसको 3 पंखे दिखाए, उसमें से उसने ये वाला पंखा चूज किया, तो घर पे जब आप डिलीवरी करोगे ना तो वो ये वाला पंखा ही होना चाहिए. ये वाला पंखा डिलीवर करोगे तो गलत माना जाएगा. यानी कि अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों है तो जो गुड्स है वो सैंपल से भी मैच होने चाहिए और डिस्क्रिप्शन से भी मैच होने चाहिए. ऐसा कहाँ दिया है? ऐसा सेक्शन 15 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दिया है. आगे दूसरा अपन एक कोट करेंगे सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 ऑफ सोगा, जहाँ पे लिखा है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, जिसमें सिंपल ये दिया है कि अगर जो कस्टमर होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट बता दे, यानी पर्पस बता दे कि मैं किस पर्पस से सामान ले रहा हूँ. जैसे कि एग्जॉस्ट फैन, सबको ही पता होता है कि एग्जॉस्ट फैन का पर्पस अलग होता है, टेबल फैन का पर्पस अलग होता है. टेबल फैन का पर्पस होता है कूल एयर देना, ठंडी हवा देना, रिलैक्स करना. और एग्जॉस्ट फैन का पर्पस होता है कि किचन की हवा क्लीन रहे, किचन में से जो स्मोक है वो बाहर चला जाए, ब्रीदेबल एयर रहे. तो पर्पस पहले से पता अगर कस्टमर ने बता दिया है दुकानदार को और वो दुकानदार के जजमेंट पे और स्किल पे रिलाई कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होगा. तो पहली बात तो यहाँ पर ऐसा ही है कि मिस्टर एम ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी थी और वो दुकानदार के जजमेंट और स्किल पे भी रिलाई कर रहा था. देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है पर आप यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के पता लगा सकते हो कि मिस्टर टी शोड हिम डिफरेंट ब्रांड्स एंड मिस्टर एम अप्रूव्ड ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड. यानी कि मोटा मोटी यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्टर टी लीड कर रहा था. लीड करना मतलब मिस्टर टी ही सारी ब्रांड दिखा रहा था, मिस्टर टी ही उसको सब चीजें समझा रहा था. यानी कि मिस्टर एम एक तरह से मिस्टर टी के जजमेंट पे रिलाई कर रहा था. मिस्टर एम बहुत ज्यादा क्वेश्चन बाजी नहीं कर रहा था, जैसे मिस्टर टी बता रहा था वैसे मिस्टर एम फॉलो कर रहा था. तो क्या लिखा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में, इफ द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ द परचेज एंड ही रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, तो then it is the duty of the seller to supply such goods as are reasonably fit for that purpose. जिस पर्पस के लिए बायर को सामान चाहिए
ऐसा सामान ही देना है जो उस पर्पस को रीजनेबली फिट कर सके, मतलब उस पर्पस को अचीव कर सके। ऐसा कहाँ दिया है? ऐसा सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सोगा 1930 में दिया है। तो अब अपन अपना आंसर देखते हैं। उसके हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस वेदर टी इज राइट। तो अपन बोलेंगे टी कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सचेंज द फैन, मतलब कि टी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, टी को एक्सचेंज करना पड़ेगा। समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर एम है, सेक्शन 15 भी यही बोल रहे हैं कि मिस्टर एम ने अपना डिस्क्रिप्शन भी बता दिया और मिस्टर टी ने जो सैंपल दिखाया था उस सैंपल में से मिस्टर एम ने सब प्रोडक्ट चूज करे थे और पर घर पे जब सामान आया तो अलग सामान आ गया। तो मिस्टर टी की यहाँ गलती है और मिस्टर टी को वो प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना पड़ेगा, यानी मिस्टर टी इज नॉट राइट। ठीक है ना, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि मिस्टर टी इज नॉट राइट, मिस्टर टी हैज टू एक्सचेंज द पेन। ठीक है, यहाँ पर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं मिस्टर टी इज नॉट राइट। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू मिस्टर एम। अब देखो मिस्टर टी तो जिद पे अड़ गए कि भाई मैं तो एक्सचेंज नहीं करूंगा, तो अब इलाज क्या है? बेचारे मिस्टर एम का तो पेमेंट भी हो गया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पेड फॉर इट, मिस्टर एम तो पे करके बैठे थे, तो अभी मिस्टर एम के पास में इलाज क्या है? तो इसके लिए लॉ में क्या लिखा है कि इफ अ पार्टी रिफ्यूजेस टू फुलफिल ऑब्लिगेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्यूजेस टू फुलफिल ऑब्लिगेशन? जैसे अपने केस में क्या था कि मिस्टर टी की ऑब्लिगेशन थी कि उसको एग्जॉस्ट फैन देना चाहिए था। कौन सा फैन देना चाहिए था? एग्जॉस्ट फैन। वो उनकी ऑब्लिगेशन थी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ऑब्लिगेशन मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने को रेडी नहीं थे। तो उस केस में अदर पार्टी मतलब मिस्टर एम के पास में क्या इलाज है? वो रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं और अपना जो पैसा है वो रिटर्न मांग सकते हैं, या फिर इंसिस्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस पे, मतलब कि वो बोल सकते हैं कि तुम मुझे अब रिप्लेस करके ही दो, अपना जो टेबल फैन है वो लेके जाओ और मुझे एग्जॉस्ट फैन लाके दो। ऐसा वो इंसिस्ट कर सकते हैं। यानी कि दो ऑप्शन है, मिस्टर एम के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, अपना पैसा वापस मांग सकते हैं, या तो वो सामने वाले को बोल सकते हैं, मिस्टर टी को बोल सकते हैं कि मुझे तो आप किसी भी तरीके से मेरा चूज किया हुआ जो एग्जॉस्ट फैन है वो लाके दो। सिंपल बात है, क्लियर हुआ? तो इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो आंसर क्या बनेगा अपना? मिस्टर एम के पास दो ऑप्शन है, ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। देखो रिसाइंड और रेप्यूडिएट ये ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना कि सर कहीं पर रेप्यूडिएट वर्ड यूज कर रहे हो, कहीं पर रिसाइंड यूज कर रहे हो, दोनों का मतलब ही होता है कैंसिल। मिस्टर एन कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम रिफंड, या फिर दूसरा ऑप्शन है रिक्वायर मिस्टर टी टू रिप्लेस द फैन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था पर बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऐसा रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता रहता है। 6 मार्क का क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 से 3 मार्क तो ये सेक्शन कोड करने के हैं और 2 मार्क ये फर्स्ट पार्ट को बताने के, 2 मार्क ये सेकंड पार्ट को बताने के। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन करेंगे, इसका जो स्टैंडर्ड आंसर है वो भी आप देखेंगे तो आपको बहुत एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको एग्जाम में प्रेजेंट करना है।